अभी तक हमने पढ़ा कि सार्वजनिक व्यय क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, वो बढ़ रहा है, क्या कारण हैं। आज हम पढ़ेंगे कि सार्वजनिक राजस्व, है ना, सार्वजनिक आय किन चीज़ों से प्राप्त हो सकती है। सार्वजनिक प्राधिकारी को कई तरह से आय प्राप्त हो सकती है, ठीक है। लेकिन हम इस बारे में डाल्टन ने कई स्रोत बताए सार्वजनिक आय के, जिसे उन्होंने कर भी बताया, भेंट, अनिवार्य कर्ज और भी पॉइंट्स बताए। लेकिन हम जो मुख्य हैं, चार बिंदु या चार सार्वजनिक राजस्व के चार स्रोत, उनका विवेचन आज पढ़ेंगे, उनका विवेचन करेंगे। पहला है कर, दूसरा है व्यावसायिक राजस्व, कमर्शियल रेवेन्यू, ठीक है। तीसरा है प्रशासनिक राजस्व, चौथा अनुदान व भेंट। तो पहला है कर, टैक्स। आप सब वाकिफ हैं कि कर एक व्यक्ति या संस्था द्वारा सरकार को दिया गया वह भुगतान होता है जिसके बदले में सरकार कोई विशिष्ट लाभ नहीं देती, ठीक है। और यह राशि सभी के आम हित में लगाई जाती है। आप अपन सब कर देते हैं और ये जानते हैं कि कर जो है, टैक्स जो है, सरकार को दिया जाता है हर व्यक्ति द्वारा। ये एक अनिवार्य अंशदान है। इसका एक प्रमुख लक्षण है कि कर एक अनिवार्य अंशदान है। कोई व्यक्ति, फर्म, कंपनी या संस्था जो कि कर के दायरे में आती है, वह कर देने से मना नहीं कर सकती और कर नहीं देने पर आवश्यक सजा का भी प्रावधान होता है, ठीक है ना। अपन पढ़ चुके हैं कि हाउस टैक्स नहीं चुकाया तो मकान की कुर्की हो जाती है, या इनकम टैक्स नहीं चुकाया तो उसका रिटर्न समय पे नहीं भरा तो उस पे भी कर लग जाता है। और दूसरी बात यह है, जैसे अनिवार्य अंशदान है, वैसे करदाता का दायित्व होता है कि वह समय पर कर्ज चुकाए, ठीक है। जैसे अपने टाइम पीरियड दिया हुआ है कि आपको इनकम टैक्स तब सबमिट करना है, बताना है फाइनेंशियल ईयर के एंड में। इसी तरह सरकार कर राजस्व का उपयोग सर्वसाधारण के हित में करती है और उसके संबंध में स्वयं निर्णय लेती है। हम कर देते हैं लेकिन सरकार को इस संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं दे सकते। ये हमारी बात है एक। इसके अलावा कर का संबंध सरकार द्वारा करदाता को दी जाने वाली सेवा या लाभ नहीं होता। ये नहीं है कि हम कर दे रहे हैं तो वो हमें कोई सुविधा स्पेशली देगी। जैसे किसान सरकार को भू राजस्व इसलिए देता है कि वह भूमि से उपज प्राप्त करता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सरकार उसकी भूमि को कोई मदद दे या उस कर के बदले में उसे कुछ मिले, ठीक है। ये कानूनी एक प्रक्रिया का भाग होता है कर। ये एक, अगर अपन कम शब्दों में समझें तो ये है। तो कर एक सरकारी प्राधिकारी द्वारा, सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त करने का, आय प्राप्त करने का स्रोत है। दूसरा है व्यावसायिक या वाणिज्यिक राजस्व, कमर्शियल रेवेन्यू। सरकारी वस्तुओं व सेवाओं के लिए दी जाने वाली कीमतें वाणिज्यिक राजस्व के अंतर्गत आती हैं, जैसे रेलों का यात्रा किराया, माल भाड़ा, डाक तार, टेलीफोन का खर्च, बिजली पानी का मासिक खर्च, ये सब चीज़ें आदि। सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त मुनाफे गैर कर राजस्व की मद में दिखाए जाते हैं। कीमत के संबंध में दो प्रकार की स्थिति पाई जा सकती है। पहला, सरकार अपनी एकाधिकारी दशा का लाभ उठाकर ऊंची कीमत ले सकता है, ठीक है। दूसरा, सब्सिडी देकर कीमत कम कर सकता है, जैसे किसानों को अपेक्षाकृत सस्ती बिजली देना या मुफ्त में बिजली या सिंचाई का पानी देना, ठीक है। लेकिन इन दोनों ही स्थिति में समाज को हानि उठानी पड़ती है और ये माना जाने लगा है कि भाई लागतों के आधार पर इसकी कीमत मतलब
सब्सिडी या जो भी है मदद वो निर्धारित की जानी चाहिए। थर्ड है प्रशासनिक राजस्व। ये सरकार के प्रशासनिक कार्यों से उत्पन्न होती है। इसमें सामान्य किस्म की फीस, लाइसेंस फीस, विशेष निर्धारण राशियां, जुर्माना, दंड, ये चीज़ें आती हैं। सामान्य किस्म की फ़ीस में सरकारी या राजकीय स्कूल कॉलेजों की फ़ीस भी आती है, जो ये देते हैं अपन, वो सरकार के खाते में जाती हैं। ये दरअसल एक विशेष लाभ की एवज में दी जाती हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि गाड़ियों या बंदूकों को रखने के लिए लाइसेंस फ़ीस ली जाती है, वो भी इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये फीस अलग है, आप इसको कर से मत जोड़िएगा। कर अलग चीज़ है और ये जो फीस दी जाती हैं वो किसी विशेष सुविधा के बदले दी जाती हैं। ठीक है, तो फोर्थ है भेंट या अनुदान। इसके अंतर्गत ये ऐच्छिक होते हैं और युद्ध, अकाल, बाढ़, भूकंप, ये जो प्राकृतिक विपदाएं हैं, ऐसे समय में लोगों द्वारा सरकारी कोष में जो जमा होती हैं राशियां, वो ये आती हैं। आपने देखा होगा बाढ़ सहायता केंद्र में आप पैसे दीजिए, या युद्ध के समय, अकाल के समय, तो वो सब जो एक केंद्र बनते हैं वो इसमें आते हैं। तो अनुदान केंद्र द्वारा राज्यों को और राज्यों द्वारा स्थानीय संस्थाओं को विशेष क्रियाओं के लिए ये दिए जाते हैं और ये अनुदान उन्हें मिलते हैं। इसके अलावा अनुदान विदेशी सरकारों व अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों तथा अन्य विदेशी संगठनों से भी प्राप्त होते रहते हैं और ये विकासशील देश में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब आती है बात कि भारत सरकार के राजस्व स्रोत कौन कौन से हैं सेंट्रल के। ठीक है, केंद्र की जो राशियां हैं वो एक तो हैं राजस्व के संबंध में करों से प्राप्त राशियां। ठीक है, जैसे निगम कर, व्यक्तिक आय कर, संघीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, ये सब सेंट्रल के हिस्से की हैं। और दूसरी हैं गैर कर राजस्व प्राप्तियां, जिसमें ब्याज की प्राप्तियां, लाभांश, मुनाफे, बाह्य अनुदान, ये सब आते हैं गैर कर राजस्व में। क्लियर। इसके अलावा जैसे जो सेंट्रल जिन क्रियाओं का संचालन करती है, जैसे रेल, डाक तार विभाग, रिजर्व बैंक का प्रॉफिट, ये पावर परियोजनाएं, वो सब भी सेंट्रल के हिस्से में जाती हैं। राज्य के हिस्से में राजस्व जो प्राप्ति है वो है कर राजस्व प्राप्तियां, जैसे राज्य वाली, उसमें है कृषि आयकर, भू राजस्व, मुद्रांक व पंजीयन शुल्क, मनोरंजन कर, राज्य व उत्पाद शुल्क, है ना, बिक्री कर, ये सब, वाहनों पर कर, माल व यात्री कर, ये सब किस पर आते हैं? ये जो कर का अपन पेमेंट करते हैं ये राज्य के हिस्से में आते हैं। और गैर कर राजस्व प्राप्तियां जो राज्य की हैं वो हैं ब्याज की प्राप्तियां, लाभांश व लाभ, या सामान्य सेवाओं से प्राप्त राजस्व, या सामाजिक सेवाओं से प्राप्त राजस्व, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल आदि से जो पैसा मिलता है, या आर्थिक सेवाओं जैसे सिंचाई, उद्योग, खनन, इससे जो पैसा मिलता है। ठीक है, सहायतार्थ अनुदान जो दिए जाते हैं, अगर आप राज्य को दे रहे हैं तो वो राज्य के हिस्से में जाएंगे, अगर आप अनुदान केंद्र को दे रहे हैं तो वो केंद्र के हिस्से में जाएंगे। तो इस तरह से इनकी स्थिति बटी हुई है और राजस्व प्राप्तियां काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गई हैं, क्योंकि आजकल दोनों केंद्र और राज्य दोनों के बजट घाटे बढ़ते ही जा रहे हैं, है ना। और इसलिए चाहे ये कितना भी रेवेन्यू इकट्ठा कर लें, खर्चा इतना हो गया है या इनका सार्वजनिक व्यय इतना हो गया है कि इनका घाटे का बजट रहता है।